मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के 2 लेक्चर अभी किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू I बराबर NeAVD, वेयर N है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग पढ़े थे E टाउ बाई M इंटू E, वेयर E चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग डिटेल फिर से डिस्कस करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज इन कंडक्टर, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर करंट डेंसिटी हम लोग पढ़े थे, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इतना हम लोग पढ़े हैं। अब बच्चों, पहले हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जैसा डिफाइन किए थे पहले कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद लैटिस। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, मान जाओ कि ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड का ये हम लोग को, अब इस सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं। अब मान जाओ कि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि ड्यू टू टेम्परेचर इस इलेक्ट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है और इन लोगों के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो ये अपने आस ये वाइब्रेट करते हैं। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी लैटिस आर वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो इनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ लैटिस बढ़ेगा, और यदि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ लैटिस बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कोलिजन होने का चांस बढ़ेगा। तो जितना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन का लैटिस के साथ कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ लैटिस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है। अब चलो बच्चों, अब हर एक, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके अंदर भी रिलैक्सेशन टाइम का टर्म्स आएगा। यदि हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या पढ़े थे बच्चों? तो ये पढ़े थे Ne² टाउ बाई M। यहाँ भी इसी तरह रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़े थे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू M डिवाइड बाई Ne² टाउ। और रेजिस्टेंस में देखा जाए तो रेजिस्टेंस ρL/A, तो ये इसके प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट कह सकते हैं। अब इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ इस टेबल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले तो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। अब यहाँ पे देखा जाए, ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगा, तो V विल डिक्रीज। अब यहाँ पे देखा जाए कंडक्टिविटी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करें तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग कहेंगे कि विल इंक्रीज। इसी तरह रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है, तो R विल आल्सो इंक्रीज। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो बच्चों, एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर 10Q चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है एंड -2Q चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 कूलम और -2 रिवर्स डायरेक्शन में। अच्छा बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से
इसमें टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, टी दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट जो आएगी, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इधर ही आएगी, और निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, इसकी वजह से करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो दोनों के वजह से करंट क्या होगी, सेम डायरेक्शन में आएगी। तो हम लोग आई की वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और आई की वैल्यू आई 10Q/T, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्लस 2Q/T, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू आ गया 12/T। तो हम लोग का ऑप्शन देखो बच्चों, तो ऑप्शन इसके अनुसार सही होगा बी ऑप्शन। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन विल। देखो बच्चों, जब कोई कंडक्टर होता है और ये आइसोलेटेड होता है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है ये ड्यू टू थर्मल एनर्जी होती है, और इसको हम लोग थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और ये जिग जैग होती है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, एवरेज वैल्यू 0 होती है। लेकिन जब इसके हम लोग बाहर से इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर हम लोग को पता है कि एक फील्ड स्टेबलाइज हो जाती है। अब इसके वजह से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास एक तो फोर्स लगता है, डेट इज -E वेक्टर, और साथ में इनके पास थर्मल स्पीड होती है। इसके वजह से लेट एज्यूम कि इसके पास थर्मल स्पीड पहले इधर थी, तो ये U था, इधर फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन इधर आया, तो ये एक कर्व पाथ पे चलता है। लेकिन कोई हो सकता है कि इनिशियल स्पीड इधर ही हो, एक्सेलरेशन इधर हो, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो हम लोग यदि ओवरऑल बोला जाए तो जब फील्ड होती है, इन फील्ड जो पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहेंगे कि कर्व होता है। तो इसके अनुसार हम लोग का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा सही होगा। नहीं, ये पूछा है कि कौन सा ये स्पीड होती है, तो इनके पास ड्रिफ्ट स्पीड और थर्मल स्पीड दोनों होती है। तो यदि कोई चार्ज फील्ड में है तो उसके बाद थर्मल एज वेल एज ड्रिफ्ट स्पीड दोनों होगा फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। ये देखा जाए बच्चों, कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A और रेजिस्टेंस R है। ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और R = ρL/A दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इस कंडक्टर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं लेंथ के पैरेलल। तो ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट निकल के आएगा, इसी तरह दूसरा पार्ट इधर निकल के आएगा। अब इसका एरिया जो होगा A/2 हो जाएगा, लेंथ अभी भी L होगा, इसका भी एरिया A/2 हो जाएगा, लेंथ अभी भी L होगा। तो इसका नया रेजिस्टेंस R' होगा ρL A/2, डेट इज इक्वल टू 2ρL/A, तो ये 2R हो जाएगा। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस 2R, इसका भी 2R। फिर ये कहता है कि ये जो पार्ट हुआ उसको अगेन हम लोग पर लेंथ के परपेंडिकुलर डिवाइड करें। तो लेंथ के परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 4 पार्ट मिलेगा। ये वाला एक पोर्शन, एक ये पोर्शन, इसी तरह एक इधर ये पोर्शन, अब देखो बच्चों, इसका एरिया A/2, लेंथ भी L/2, लेंथ L/2, एरिया A/2, लेंथ L/2, एरिया A/2। अब यदि देखा जाए तो इसका रेजिस्टेंस R" की वैल्यू ρL/2 A/2, तो ये ρL/A। तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस अगेन हो जाएगा R। अब ये फिर से कह रहा है कि ये जो 4 पार्ट आए ऑल, इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, तो इसका मतलब कि ये पैरेलल हो जाएंगे।
तो सबका रेजिस्टेंस ए आर आया था, ये भी आर आर आर, और इनको पैरेलल किए तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r 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 प्लस 1/r, दैट इज आर इक्विवेलेंट बराबर r/4। तो हम लोग का देखा जाए तो हम लोग का आंसर सही हो जाएगा r/4 सी। तो इसका आंसर सी करेक्ट। नंबर 4 में दिया है, कह रहा है करेंट डेंसिटी इन कंडक्टर इज गिवन एज। तो भाई करेंट डेंसिटी हम लोग को पता है NE² टाउ बाई m इंटू ई, ये तो फार्मूला ही हम लोग का है। और ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ये फर्स्ट नंबर ही, तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल। तो मैं अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि जब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यदि होगी, इसके अंदर यदि फील्ड हो जाए तो इसके पास इनिशियल स्पीड इधर है, फील्ड यदि इधर लगा, फील्ड इधर है तो फोर्स एक इधर होगा और इसकी वजह से एक्सेलरेशन इधर होगा, तो इसका पाथ कर्व होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका पाथ कैसा होगा, कर्व होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 वायर हैव द सेम रेजिस्टिविटी बट देयर क्रॉस सेक्शन आर इन रेशियो 1:2। तो हम लोग कह सकते हैं कि A1 रेशियो A2 की वैल्यू 1:2 दिया हुआ है और लेंथ 3:1 है, तो L1 रेशियो L2 इक्वल टू 3:1 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि दे आर कनेक्टेड पैरेलल इन रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इन द 2 वायर विल बी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों वायर को ये पैरेलल जोड़ दिए हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ देखा जाए तो यदि ये भी है तो डेल्टा भी की वैल्यू यहाँ भी है, डेल्टा भी यहाँ भी है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे कि इसमें फील्ड E1, इसमें फील्ड E2, तो हम लोग कहेंगे कि E1 पहले तो E होता है डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स या डेल्टा एल। तो यहाँ E1 बाई E2 की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि V1 बाई L1 और ये हो गया L2 बाई V2। अच्छा V दोनों में सेम है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा L2 बाई L1 और L1 बाई L2 3:1 है तो ये 1:3 होगा। पहले तो ये बात हो गई। अब यदि हम लोग देखा जाए तो हम लोग से ड्रिफ्ट स्पीड पूछा गया है, हम लोग से पूछा गया है ड्रिफ्ट रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो VD बराबर हम लोग पढ़े थे, VD इज इक्वल टू, तो हम लोग देखे थे VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M इंटू E। अब देखो बच्चों, दोनों मटेरियल सेम है, दोनों कंडक्टर सेम है तो टाउ सेम होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज तो सबका सेम होता है, मास सेम होता है, मतलब VD यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू E होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 और E1 बाई E2 हम लोग निकाले हैं L2 बाई L1 डेट इज इक्वल टू 1:3। अब यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन हम लोग का एग्जाम्पल 6 का सही हो जाएगा, ये ए ऑप्शन। तो इसका आंसर सही होगा बच्चों ए। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि 2 वायर ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आर बट डिफरेंट मटेरियल आर कनेक्टेड टुगेदर in series if density of charge carrier in 2 wire 1:4 है,
देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू वायर इन द रेशियो। देखो बच्चों, ये दो वायर है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n1 रेशियो n2 की वैल्यू 1:4 दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि अब देखो बच्चों, चूँकि ये सीरीज में है तो करंट तो कॉमन होगी, और हम लोग से पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 रेशियो v2 की बात की जा रही है। यदि हम लोग देखें तो चूँकि ये सीरीज में है तो करंट तो कॉमन होगा, तो हम लोग कहेंगे कि I = NEA VD। अब दोनों में करंट सेम है तो हम लोग कहेंगे N1 EA VD1 = N2 EA VD2। तो ये सेम है, तो यहाँ से VD1/VD2 = N2/N1, और N1/N2 1:4 है, तो N2/N1 क्या होगा 4:1। तो हम लोग का आंसर कौन सा सही होगा बच्चों? तो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 7 में देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा 4:1। देखो बच्चों, इन एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर है, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, करंट आई। ये कोई वायर है, इसका रेडियस जो क्रॉस सेक्शनल का आर है, और इसके अंदर करंट आई है जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है। तो हम लोग कहेंगे कि I = NEAVD। तो I की वैल्यू देखा जाए NE, ये हो जाएगा πr² VD। फिर इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट इन अनदर वायर ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सेम मटेरियल व्हेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 भी है। तब दूसरा मटेरियल की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस हाफ है बट उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका 2 भी है। तो इसमें करंट की वैल्यू हम लोग को I' बताना है। तो यदि हम लोग I' की बात करें तो मटेरियल सिंस सेम है तो n की वैल्यू सेम होगी, तो NE। अब रेडियस हाफ हो गया तो एरिया हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 भी हो गई। तो I' देखा जाए तो NE πr² 2v/4, तो डेट इज इक्वल टू NE πr² v/2। तो I' = I/2। पहले की करंट हाफ हो जाएगी, तो हम लोग का आंसर सी सही होगा। आंसर देख लीजिए, हाँ सी सही होगा। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं। 9 ऑप्शन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। कह रहा है वाई ऑप्शन दिया हुआ है द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये बच्चों करेक्ट है, क्योंकि हमको पता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, बट सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस घटता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये करेक्ट है। जेड ऑप्शन दिया हुआ, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है इन द कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लैटिस होता है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, उसके वजह से कोलिजन क्या होता है बहुत जल्दी होता है। तो यही बोल रहा है कि द इन कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, करेक्ट है। तो हमारा वाई भी करेक्ट है और जेड भी करेक्ट है, तो इसके अनुसार ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। एग्जाम्पल 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि एक पीस ऑफ कॉपर है अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कोल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। तो कॉपर जो होता है बच्चों
वो कंडक्टर होता है, और जर्मेनियम जो होता है ये होता है सेमी कंडक्टर। हमको पता है कि टेम्परेचर घटाने पे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो हम लोग के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसका कॉपर का जो है रेजिस्टिविटी घटेगी और इसकी इंक्रीज होगी, तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। 11 को देखते हैं। कह रहा है इन इंसुलेटिंग पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट which have two type of ions, their charge given by -e and +2e। तो ये कोई एक इंसुलेटिंग पाइप है, इसके अंदर दो तरह के, एक -e का और एक +2e का है। ठीक है, अब साथ में ये बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ पाइप रिजल्ट द ड्रिफ्टिंग of the two type of ions having the drift velocity v। इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी v दिया हुआ है और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरे का ड्रिफ्ट वेलोसिटी v/4। ओके, v/4। बोथ आयन हैव द सेम नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों का फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब डेंसिटी n, इसका भी n है, n2 का भी n है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द करेंट फ्लो इन पाइप। तो हम लोग कहेंगे कि करेंट इन पाइप होगा ड्यू टू पॉजिटिव आयन एज वेल एज ड्यू टू नेगेटिव आयन। तो आई बराबर पॉजिटिव आयन की वजह से एन की वैल्यू तो एन ही होगी, एन चार्ज की वैल्यू 2e होगा, एरिया सेम होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v/4 होगा। निगेटिव की वजह से भी, निगेटिव आयन इधर आ रहा है तो करंट उधर ही आएगी, तो दोनों के वजह से करंट पॉजिटिव की वजह से भी इधर आएगी और एज वेल एज निगेटिव की वजह से भी आएगी, तो दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में आएगी। अब इसके वजह से हम लोग देखें निगेटिव की वजह से, तो एन वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू ई है, एरिया और ये भी। तो हम लोग देखें तो ये होगा NeA/v/2 प्लस NeA/v, तो 3/2 NeA/v। तो हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा 3/2, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 12 पर देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कह रहा है? एट द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमको पता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम लोग देख चुके हैं। अब मान लो कि किसी का इनिशियल कंडक्टिविटी ρ0 है और टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू ρ0 ये k टाइम्स हो गया और रेजिस्टिविटी ρ0 का k टाइम्स, क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में 1/k का रिलेशन होता है। अब ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी बाई कंडक्टिविटी। तो रो बाई, यदि इसकी बात करें हम लोग तो k ρ0 के ऊपर होगा, डैट इज द k² ρ0। अब हमको पता है कि ये k की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी ही होगी, तो हम लोग कहेंगे कि ये पूरी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज करेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन एक। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 13 में देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि करेंट डेंसिटी इन ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाई। तो ये कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है और इस वायर के अंदर इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कैपिटल R है और r/2 तक, और ऐसे दिया हुआ है कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी की वैल्यू ये दिया हुआ है J0 x/r-1, जब x की वैल्यू 0 से r/2 के बीच में है, और J0 x/r व्हेन x की वैल्यू r/2 से लेके r के बीच में है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि करंट बताओ। तो देखो बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे वायर में यदि करंट की वैल्यू निकाला जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी इंटू 2πx dx, 0 से r/2 के लिए जे की वैल्यू अलग होगी, प्लस इंटीग्रेट करते हैं हम लोग r/2 से r के लिए जे की वैल्यू अलग होगी 2πx dx। अब चलो, और इसके लिए जे की वैल्यू ये रखेंगे और इसके लिए जे की वैल्यू ये रखेंगे। तो इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये 0 से r/2 J0 x/r-1 2πx dx प्लस r/2 to r J0 x/r 2πx dx। चलो बच्चों, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 2π और ये कॉमन हो जाएगा, 2π J0 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी और इसमें पूरे में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो x और x, तो ये हो गया x² r का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3r हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये -x, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, और इसकी जो लिमिट लगेगी 0 से r/2 लगेगी। साथ में हम लोग इसकी बात करें तो J2π हम लोग तो बाहर ही ले चुके हैं, इसे करेंगे तो ये x² का इंटीग्रेशन x³/3r लिमिट r से 2 से r तक। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करते हैं। तो ये हो गया 2π J0, ये लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r³/8, पहले से 3 नीचे है तो ये हो जाएगा r³/24r माइनस ये हो जाएगा r²/4 और 2 के 8 प्लस इसकी यदि हम लोग माइनस वाला 0 पुट करेंगे तो सब में 0 ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे यदि पुट करें तो ये होगा r³/3r माइनस ये r³ फिर से ये 824r। तो देखा जाए कि ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये वैल्यू बचा i बराबर 2π J0, ये वैल्यू देखा जाए तो ये r² हो गया, तो ये हो गया -3r² प्लस 8r²/24, तो ये वैल्यू हो गया 5/12 π J0 r²। तो हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा 5/12 π J0 r², डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। नोट कर लो बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।